हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर ऑन बेसिक एस्ट्रोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सूत्र पढ़े थे, पराशर जी और मैत्रेय की जो बात हो रही थी उसके बीच में, कि मैत्रेय उनसे जब पूछ रहे थे कि प्रकृति की उत्पत्ति का कारण क्या है, और ये सब पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम ऑफिशियली अपनी जो सेकंड क्लास है वो स्टार्ट करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी की। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी कुंडली होती है वो दिखती कैसी है, उसमें 12 भाव होते हैं, उनका क्या महत्व है, 12 राशियां होती हैं उसके अंदर। तो ये सबसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये करने से पहले मैं आपको ये पूरा जो सेशन रहेगा ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा सिर्फ। मतलब आपको कुंडली दिखा के दैट दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकंड हाउस एंड सो ऑन, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है, सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन से हाउस का लॉर्ड बैठेगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा तो क्या रिजल्ट देगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो हमारी सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। उसके आगे हम ये देखेंगे, प्लैनेट्स को हम समझेंगे, फिर प्लैनेट्स का हाउसेस पे इम्पैक्ट देखेंगे, कौन से हाउसेस में कौन से प्लैनेट्स अच्छे रहते हैं एंड ऑल। तो इस तरीके से हमारा जैसा भी सीरीज है वो चलता रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कुंडली जो है वो दिखता कैसा है। ओके। तो बेसिकली ये मैंने कुंडली बनाई है। आप ये देखेंगे, ये कुंडली बेसिकली ये नॉर्थ इंडियन स्टैंडर्ड होता है कुंडली का। मतलब नॉर्थ इंडिया में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साउथ इंडिया का फॉर्मेट अलग होता है बट एनालिसिस सेम रहता है। तो बेसिकली ये जिसमें एएस लिखा है, एएस मींस असेंडेंट, ये फर्स्ट हाउस है हमारी कुंडली का। और ये जो नंबर लिखा है इसको हाउस से कंफ्यूज नहीं होना, ये राशि है। तो राशि हर हर 2 घंटे में राशि मूव करती है। और एक लगन जो होता है वो एक ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी कुंडली का। अब आप इसके हिसाब से वेस्ट आप समझ जाओगे, नॉर्थ एंड साउथ एंड सो ऑन। तो ये जब भी हम पैदा होते हैं उस टाइम हमारा विच लगन इज राइजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल ये जबकि कुंडली है, जब इस इंसान का जन्म हुआ था तो कन्या लगन राइज हुआ था, तो फर्स्ट हाउस में कन्या राशि आई। तो राशि हर 2 आवर्स में हमारा लगन चेंज हो जाता है। राशि मूवेबल होती है, हमेशा याद रखना, और हाउसेस कांस्टेंट रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट रहेगा इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर क्या नंबर लिखा है। अब दिस इज आवर फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकंड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये होते हैं हमारी कुंडली के 12 भाव। इनका कुछ सेग्रीगेशन है बेसिकली। आप जो ये देख रहे हैं फर्स्ट हाउस, ये देख रहे हैं आप फोर्थ हाउस, ये हो गया सेवेंथ हाउस, ये हो गया 10th हाउस। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, 1, 4, 7, 10। और ये देखो, ये फर्स्ट हाउस है, ये फिफ्थ है और ये नाइन्थ है। तो 1, 5, 9 को बेसिकली त्रिकोण बोला जाता है। त्रिकोण हाउसेस, इसको लक्ष्मी त्रिकोण भी बोलते हैं, इसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। कुछ क्लासिक्स फर्स्ट हाउस को त्रिकोण में कैलकुलेट काउंट नहीं करते, कुछ क्लासिक्स 1, 5, 9 को काउंट करते हैं, बट कुछ कहते हैं कि सिर्फ फिफ्थ और नाइन्थ ही लक्ष्मी त्रिकोण है। अब लक्ष्मी त्रिकोण में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण जो है वो है 9th हाउस। तो हमारी कुंडली में कोई, अगर आपको कभी कुछ भी एनालिसिस करना हो तो अगर आपको त्रिकोण देखना है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है 9th हाउस। और ये जो हाउस है 1, 4, 7 एंड 10, इसे बोलते हैं केंद्र हाउस। केंद्र 1, 4, 7, 10 एंड त्रिकोण 1, 5, 9। केंद्र में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है वो है 10th हाउस बेसिकली। तो त्रिकोण सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 9th, केंद्र सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 10th। तो 1, 4, 7, 10 समझ गए आप, 5, 9 आप समझ गए। ठीक है। सेकंड हाउस जो है वो धन का भाव है। 11th हाउस जो है वो डिजायर्स का भाव है। 12th हाउस आप सबको पता है, आपने बहुत नेगेटिव भी सुना होगा। 12th हाउस बेसिकली लास्ट हाउस है, मुक्ति का भाव है, चेंजेस का भाव है। अब हम एक एक करके सारे हाउसेस को पढ़ते हैं। सो लेट्स फर्स्ट कम एट द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस बेसिकली आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी, हु यू आर एक्चुअली। ये आपकी ओवरऑल वेलबींग को दिखाता है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है, ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। बेसिकली आप एज अ पर्सन क्या हो, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे इंसान हो, ये सब हम जो देखते हैं, ओवरऑल एक पर्सनालिटी होती है जो इंसान की, वो फर्स्ट हाउस होता है। तो
अभी हम बाद में बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन आया या फर्स्ट का लॉर्ड कहाँ गया, वो बात की बात है। पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक हाउस की स्टडी कर रहे हैं तो उसके डोमेन में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट हाउस के डोमेन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड एवरीथिंग। देन वी कम एट सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस बहुत एक इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है हमारी कुंडली में, क्योंकि ये हमारे जन्म, फर्स्ट हाउस क्या है, आपका जन्म, जैसे ही आप पैदा हुए कौन सा लगन राइजिंग था, फर्स्ट हाउस, यहाँ से आप पैदा हुए, तो लाइफ में हमेशा फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये आप खुद हो, आप स्वयं हो। अब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद सबसे जरूरी क्या चीज है, आपका पालन पोषण, आपका सस्टेनेंस। तो आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, तो सेकंड हाउस इज योर सस्टेनेंस। इसको धन भाव भी कहा जाता है, इसको एक्यूमुलेशन का भाव कहा जाता है। किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन देखना है वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। कौन सा प्लैनेट, कौन से हाउस का प्लैनेट सेकंड हाउस में आया, हम उससे ये एनालाइज करेंगे कि सेकंड हाउस जो एक्यूमुलेशन है उसे कौन इन्फ्लुएंस करेगा। तो सेकंड हाउस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। सेकंड हाउस धन का हाउस है, एक्यूमुलेशन का हाउस है। आपका चाइल्डहुड भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्योंकि जन्म के ठीक बाद आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे सरवाइव करने के लिए, सस्टेनेंस बेसिकली। और ये एक्यूमुलेशन का हाउस है, ये बैंक, मतलब आपका बैंक बैलेंस है बेसिकली, आपका संचित धन कितना है आपके पास। एंड सेकंड हाउस आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका कुटुंब है जो आपकी पूरी फैमिली होती है, मतलब आपका परिवार बोला जाता है, जो सेकंड हाउस से देखा जाता है। किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन जो आप करते हो वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी वाणी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस है स्पीच, थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपकी वाणी कैसी है ये सेकंड हाउस बताता है। अब अगर सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लेनेट आ जाए तो वो इंसान समटाइम्स कड़वा बोलता है। राहु आ जाए, शनि, शनि भी ठीक है कहीं ना कहीं, मतलब बट मेलिफिक्स का जो इन्फ्लुएंस है सेकंड हाउस पे वो आपकी स्पीच में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाता है। बाकी भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि किसी और प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, जैसे इस कुंडली में वीनस और मरकरी दो बेनिफिक्स का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे आ रहा है। सेकंड का लॉर्ड वीनस है और वो एट्थ में चला गया और अपने ही हाउस को देख रहा है। कोई भी प्लेनेट जब अपने हाउस को देखता है वो उसको बहुत बल प्रदान करता है। ये हम आगे समझेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, ये कैसे पता चलेगा, ये जब हम राशि वाला कंसेप्ट पे आएंगे तो हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ हाउसेस समझ रहे हैं कि कौन सा हाउस क्या कवर करता है बेसिकली। अब सेकंड हाउस और क्या होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है, आपका फैमिली बिजनेस भी होता है सेकंड हाउस, बैंकिंग, फाइनेंस, जो भी फील्ड होती है वो सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बनता है उसमें सेकंड हाउस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेकंड हाउस के डोमेन में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। सारे ही हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट थर्ड हाउस एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आपका पराक्रम है, आपका करेज, आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपकी हिम्मत है, मतलब आप कितना एफर्ट लगा सकते हो किसी काम करने में वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। आपके अंदर कितना करेज है, आप में कितना साहस है, आप किसी काम को करने में कितनी जान डाल देते हो, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके सेल्फ एफर्ट्स हैं। सेल्फ एफर्ट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी होंगे बट आप एफर्ट करके उस रिसोर्सेज को मटेरियलाइज करके आप अपनी लाइफ में उससे कुछ गेन नहीं ले पाओगे, तो उस रिसोर्सेज का होना ना होना भी एक बराबर होगा। इसलिए थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड हाउस आपके छोटे सिबलिंग्स भी होते हैं, छोटे भाई बहन भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। बाकी थर्ड हाउस आपकी, जो मैंने पहले कहा था, कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो है वो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। और थर्ड हाउस के डोमेन में क्या आता है, राइटिंग स्किल्स जो होती हैं आपकी वो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड हाउस से देखी जाती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। एंड बेसिकली आप कोई भी एडवाइस, सॉरी, कोई भी आप कमीशनिंग का काम करते हो वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। कोई इंसान पूछता है कभी आपसे आगे कि क्या हम इस चीज़ की फ्रेंचाइजी ले लें, तो अगर टेंथ हाउस का और थर्ड हाउस का कनेक्शन बन रहा है, सेकंड भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया, तो आप बोल दो जी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो और आपको प्रॉफिट भी होगा दशा और अंतरदशा में। अच्छा, ज्योतिष में एक बात हमेशा याद रखना, आपकी कुंडली में चाहे भले ही राजयोग है, चाहे महाराज योग है, महाभाग्य योग है, सब हो सकता है कुंडली में, लेकिन कोई बोलेगा हमारी कुंडली में तो ससा राजयोग है, हमसा राजयोग है, लेकिन हमें तो कोई फर्क आज तक हमें फील ही नहीं हुआ, मतलब राजयोग है हमारी कुंडली में। राजयोग कुंडली में बताता है ये इवेंट होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है दशा। दशा ये बताएगी ये इवेंट कब होगा। तो आप आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप में प्रायोरिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखेंगे वो होगी दशा।
जब तक दशा नहीं आई तब तक वो राजयोग फलित नहीं होगा। अपनी अंतरदशाओं में वो रिजल्ट जरूर देगा, बट अंतरदशा बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं होती, 2 साल 3 साल, तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा। बट महादशा भी फेवर करनी चाहिए उसे। तो जब तक एक महादशा एक आपके राजयोग के प्लेनेट की नहीं आती, तब तक आपको उस प्लेनेट के वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपने सुने होंगे कि इस राजयोग में मिलते हैं। गज केसरी योग हो गया एक, ऐसे शानदार बहुत बड़े बड़े योग होते हैं। तो थर्ड हाउस मैंने आपको बताया। थर्ड हाउस बेसिकली क्या है? आपका पराक्रम, आपका करेज, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड बेसिकली फ्रेंचाइजी का बिजनेस, कमीशन का बिजनेस, ब्रोकरेज का बिजनेस एंड सो ऑन। ये सब थर्ड हाउस के डोमेन में कवर होता है। फिर आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस की अपनी इंपॉर्टेंस है। फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, चार दीवारी के अंदर जहां आप रहते हो, आपके मन की शांति, आपका पीस, आपकी लैंडेड प्रॉपर्टीज फोर्थ हाउस है। आपका व्हीकल्स फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस का भी एक अपना डोमेन है, और आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ हाउस। तो हमें सारे हाउसेस को पढ़ते पढ़ते चलना है, और हमें सब हाउसेस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कौन सा हाउस किस चीज के लिए काम आता है। ये 12 के 12 जो हाउसेज हैं, आपके लाइफ की सारी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम है, अच्छी हैं या बुरी हैं या जो भी चीजें हैं, वो इन 12 हाउसेस में कवर होती हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो फोर्थ हाउस का अपना ही एक अच्छा डोमेन है, आपका डोमेस्टिक पीस, आपके मन की शांति कितनी है। तो अब देखो, अगर मन के शांति जैसे भाव में अगर मेलिफिक्स आ गए तो वो क्या करेंगे? मेलिफिक्स प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा अच्छे कंसीडर नहीं होंगे। मंगल तो बिल्कुल ही फोर्थ हाउस में अच्छा कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये आपके मन की शांति भंग करेगा। मंगल कन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है, जहां बैठता है जहां देखता है वहां कन्फ्लिक्ट करा देता है। आपके मन में द्वंद्व रहेगा हमेशा, आप हमेशा ही परेशान रहेंगे किसी ना किसी चीज से, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, आपका मन शांत ही नहीं होगा, आपको ये बैठने ही नहीं देगा। और फोर्थ हाउस में बेनिफिक्स, अगर मून जैसा प्लेनेट आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो मदर के घर में मदर ही आ गई, मून मदर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेनिफिक्स फोर्थ हाउस में ज्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छा, थर्ड हाउस की बात करें, आपका पराक्रम है, तो इसमें जो मेलिफिक्स होते हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। मंगल, राहु और केतु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि केतु आपके एफर्ट्स को कम कर देता है बेसिकली थर्ड हाउस में। बट मंगल, राहु, शनि, ये जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं ना, थर्ड हाउस को बहुत स्ट्रांगली, एक बहुत अच्छा आपको बल प्रदान करते हैं। और एक लॉजिक भी है, जो मेलिफिक होता है ना उसमें बल बहुत होता है। अगर आपने पुराने समय में भी देखा हो, जो देवता होते थे और जो असुर होते थे, असुरों में बल बहुत ज्यादा होता था। देवताओं के पास तो वरदान था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो अमर रहेंगे। अदरवाइज जो असुर थे उनमें बल बहुत था। तो मेलिफिक प्लैनेट्स में ना बल बहुत होता है, मतलब अगर उनकी दशा आ जाए ना, वो हिला के रख देते हैं। अच्छा ग्रह भले ही इतना अच्छा ना करे, लेकिन मेलिफिक अपना पूरा रिजल्ट देता है, तो थर्ड हाउस में बेस्ट हो जाता है। हमारे ना कुछ चार हाउसेस उपच्या हाउस बोलते हैं। वो है थर्ड, सिक्स्थ, टेंथ और इलेवेंथ। उपच्या मतलब होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इन हाउसेस का प्रोमिनेंस और इनके रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, एक बचपन में एक बच्चा है 10 12 15 साल का, उसमें पराक्रम करने का और साहस कम होगा थोड़ा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा लाइफ में, तो वो पराक्रम करता चलेगा, उसके एफर्ट्स, उसका साहस बढ़ता जाएगा। तो 3 6 10 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपचय भाव है, ये बढ़ते जाते हैं इनके रिजल्ट समय के साथ साथ। फिर आते हैं फिफ्थ हाउस पे, द वन ऑफ द मोस्ट एंड द बेस्ट हाउस इन योर चार्ट। फिफ्थ, लक्ष्मी त्रिकोण भी बोला जाता है इसको। ये आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। हमारे टोटल 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियाएमान। जो हमारे संचित कर्म है, वो हमने अपनी पिछली पूरी लाइफ्स में जितने भी हमने काम करा है, जो भी हमने कर्म करे हैं, वो संचित कर्म है। उनका जो भी बेसिकली आप कह सकते हो, आपने अच्छा बुरा जो भी करा है उसका बैंक बैलेंस, वो है फिफ्थ हाउस। उन संचित कर्म में से एक पार्ट उठ के आता है, वो जो डेस्टिनी बनता है बेसिकली आपका प्रारब्ध, जो आप भोगते हो इस जन्म में, वो होता है प्रारब्ध। उसके बाद आते हैं क्रियाएमान, जो आप इस जन्म में सारे काम करोगे उसका जो फल होगा, वो क्रियाएमान कर्म है। जो आप अब कर रहे हो, अब वो आपके हाथ में है। क्रियाएमान हमेशा आपके हाथ में होता है कि आपको यहाँ से उठ के एक जगह पर जाना है या नहीं। अब ये आपकी सेल्फ विल है। अगर मैं चाहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं बैठूंगा, ये मेरी सेल्फ विल है। अगर मैं उठ के जा रहा हूँ, ये भी मेरी सेल्फ विल है। ये क्रियाएमान कर्म है मेरा। तो बेसिकली फिफ्थ हाउस होता है संचित, आपके प्रीवियस लाइफ के जितने भी कर्म है। ये लव का भी हाउस है, आपके लव अफेयर्स भी इससे देखे जाते हैं। आपका फर्स्ट चाइल्ड भी इससे देखा जाता है, और चाइल्ड की हेल्थ भी इससे देखी जाती है फिफ्थ हाउस से। और फर्स्ट चाइल्ड बेसिकली इससे देखा जाता है।
आपकी लर्निंग का हाउस है, ये आपकी इंटेलिजेंस का हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, फोर्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन। आपका प्राइमरी हाउस जो एजुकेशन का है वो फोर्थ है, और फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धिमत्ता है। अब अगर इस हाउस में नेगेटिव या मेलिफिक्स आ गए तो आपकी बुद्धि, समटाइम्स अगर राहु जैसा प्लेनेट फिफ्थ में आ जाता है, एक अच्छी राशि में प्लेस्ड हो जाता है, तो ये शातिर बुद्धि देता है आपको। मंगल इधर आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट देता है। तो मंगल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है। मंगल सोच विचार नहीं करता, मंगल एक्शन में बिलीव करता है। तो फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक है या बेनिफिक की दृष्टि है तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा फिफ्थ हाउस। अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिफ्थ हाउस होता है एडवाइजरी। बेसिकली हम किसी को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर। किसी को भी एस्ट्रोलॉजर बनना है उसके लिए फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस अगर टेंथ के साथ लिंक हो गए किसी के भी, तो वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, भले ही एट्थ का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। क्योंकि फिफ्थ है सोल्यूशन प्रोवाइडर और नाइन्थ है कंसल्टेंसी। तो फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंस खुद में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन सिक्स्थ हाउस आता है। सिक्स्थ हाउस बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ हाउस को पराशर जी ने त्रिषडाया बोला है। थर्ड, सिक्स्थ एंड इलेवेंथ, इनके लॉर्ड्स को काफी नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस बेसिकली षडरिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये सारा कुछ सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस और क्या है? रोग ऋण रिपु। रोग होता है आपकी हेल्थ इश्यूज, ऋण होता है लोन, रिपु होती है लिटिगेशंस, एनिमिटी देखी जाती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देखे जाते हैं इससे। ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं। अच्छी चीजें क्या है? सिक्स्थ हाउस से सर्विस देखी जाती है, आप जो सेवा भाव जो आपके अंदर है सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। एंड सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं जॉब भी देखा जाता है। आपके जो भी सर्वेंट्स हैं वो भी सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। किसी का सिक्स्थ हाउस नेगेटिवली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, वो आपको देख के पता चल जाएगा। वो काफी मैला कुचैला घूमता होगा वो इंसान। आप कभी ध्यान देना, अगर ऐसा कोई दिखे तो समझ जाना इसका सिक्स्थ हाउस कुछ ज्यादा अच्छा काम कर नहीं रहा। एंड सिक्स्थ हाउस में भी अगेन मेलिफिक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर सन इधर आ जाए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ सन को सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि सन जहाँ बैठता है वहाँ की जो भी बुराइयां हैं, अगर सन सिक्स्थ में बैठा तो वो सारी षड रिपू खत्म करता है। तो ये सन की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर इधर राहु आ जाए, आपके सारे एनिमीज को उड़ा देगा राहु। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मंगल आ जाए और बढ़िया, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए सन मंगल राहु, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, सॉरी। तो सिक्स्थ हाउस की अपनी एक प्रोमिनेंस है कुंडली में। आजकल देखा जाए तो मोस्टली सिक्स्थ हाउस के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। शादी होती है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, लड़ाई होती है, एनिमिटी भी होती है, उसके बाद नॉर्मली आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी हो गया, लिटिगेशन भी आ जाता है। आजकल ये कितना कॉमन हो गया है। तो सिक्स्थ हाउस का प्रोमिनेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वन ऑफ द नेगेटिव हाउस है ये सिक्स्थ हाउस। फिर आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस को बेसिकली ये आपकी वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपका पार्टनर का हाउस है। पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर तो है ही सेवेंथ हाउस। एंड सेवेंथ हाउस से बेसिकली रिटेल एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस देखा जाता है। किसी की सेवेंथ हाउस की महादशा आ गई और सेवेंथ हाउस में ही वो प्लैनेट बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि आप रिटेल का कोई भी बिजनेस कर लोगे, जहाँ डेली इंटरेक्शन होगा आपका कस्टमर के साथ, वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। तो और सेवेंथ हाउस बेसिकली वाइफ मैंने बता दिया था, और सेवेंथ हाउस आपके सेकंड चाइल्ड का भी हाउस है। एंड मोस्टली हम इसको रिटेल बिजनेस के लिए देखते हैं सेवेंथ हाउस को। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। इसको हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं, पेन एंड सफरिंग्स बोलते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में कोई भी पेन एंड सफरिंग्स आती है उसके बाद ही आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एट्थ हाउस इज वन ऑफ द हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एट्थ हाउस आपकी समटाइम्स इंसल्ट्स भी दिखाता है। आपकी जो लाइफ में इंसल्ट होती हैं वो भी एट्थ हाउस से होती हैं। आपका निजी दोष, जो आपके पर्सनल फॉल्ट हैं, जो आपके पर्सनल लेवल पर जो आप गलतियां करते हैं, हमने कि अरे यार ये हमने क्या कर दिया, ये तो गलत हो गया। एट्थ हाउस की जो दशा अगर नेगेटिवली चलेगी तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एट्थ हाउस कोई भी डीप चीज है, कुछ भी बहुत डीप जो होता है वो एट्थ हाउस है। तो एट्थ हाउस के डोमेन में कंस्ट्रक्शन आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एट्थ हाउस से क्यों देखा जाता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लाने होते हैं। एट्थ हाउस मैंने बोला ना, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक ही चीज मैन्युफैक्चर करते रहोगे थ्रू आउट द बिगर पीरियड तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि एट्थ हाउस क्या डिमांड कर रहा है? चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस।
एस्ट्रोलॉजी जो आप कर रहे हो, अकल्ट साइंस, ये सब किसके डोमेन में आएगा? एट्थ हाउस के डोमेन में आता है कंप्लीटली। इंजीनियरिंग हो गई, एट्थ हाउस का डोमेन हो गया बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें एट्थ हाउस से रिलेटेड है। अब कोई आपसे करियर पूछता है, हम क्या करियर में क्या चूज करें, मतलब बेसिकली क्या ले। अब मान लो उसका थर्ड और एट्थ का कुछ रिलेशन बन जाता है। थर्ड हाउस डेटा का हाउस है, एट्थ हाउस साइंस है, तो डेटा साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बनता है। फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस कनेक्ट हो जाते हैं अगर। फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर बेसिकली, और व्हीकल्स भी हैं। और एट्थ हाउस क्या है? इंजीनियरिंग, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। फोर्थ हाउस होम है, एट्थ हाउस साइंस है, होम साइंस हो गया इसके अंदर। ऐसे ही अगर फिफ्थ हाउस और आपका एट्थ हाउस कनेक्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो सकता है, किसी एडवाइजरी में हो सकता है। अच्छा, फिफ्थ हाउस जो है वो किसी चीज़ की उत्पत्ति का कारक है। फिफ्थ हाउस एक इनोवेशन, इन्वेंशन है बेसिकली। फिफ्थ हाउस की दशा में या तो बच्चा पैदा हो जाता है बेसिकली, या तो फिफ्थ हाउस की दशा में कोई, आपने कभी देखा हो अगर कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिफ्थ हाउस की दशा होती है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे। एट्थ हाउस का डोमेन हमने अभी देखा, पेन एंड सफरिंग्स है, ऑब्स्टेकल्स है, एस्ट्रोलॉजी भी है। किसी की भी एट्थ हाउस की दशा नेगेटिवली चल रही है, वो बहुत परेशान है, आप उसको सिंपली, आप कोई भी पूजा कराओ एट्थ हाउस की, चाहे आप भले एट्थ हाउस का दान करा दो, वो अपना काम करना नहीं छोड़ेगा। दान कराने से थोड़े उसके रिजल्ट्स कम जरूर हो जाएंगे, बट अगर आप उसको किसी तरीके से एट्थ हाउस से जोड़ दो, आप उसको बोलो कि यार तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मान लो सिक्स्थ हाउस है, हेल्थ इश्यूज, एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस वो हेल्थ इश्यूज को क्रॉनिक कर देता है। अगर सिक्स्थ का लॉर्ड एट्थ में आ गया, एट्थ का सिक्स्थ में चला गया, इस तरीके से तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। आप उसको ज्योतिष पढ़ा दो, उसको बोलो तुम एट्थ हाउस से पॉजिटिवली जुड़ जाओ, तो एट्थ हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें कोई भी जो नेगेटिव हाउसेज है, अगर वो बहुत किसी की कुंडली में प्रोमिनेंटली काम कर रहे हैं और वो उससे जुड़ के काम नहीं कर रहा, तो हमें हमारा जो कर्म है वो उस इंसान को उस चीज से जोड़ना है। वो है एट्थ हाउस का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन। आप हमेशा एस्ट्रोलॉजी में याद रखना, कोई भी रेमेडी जो होगी वो अगर आप हाउसेस के यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आप दे रहे होगे। अगर आपने देखा किसी का एट्थ हाउस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, पेन दे रहा है, ठीक है, तो आप एट्थ हाउस में, अब मान लो आपने किसी को रत्न बना दिया, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। रत्न से तो इनफैक्ट बढ़ जाएगी वो चीज। आपने लेफ्ट में बना दिया कि उसका रिजल्ट कम करने के लिए, तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट पेन एंड सफरिंग्स उसकी लाइफ से नहीं जाएंगे। आपको ना एक योग्य ज्योतिष बनना है। एक तो ज्योतिष होता है, एक योग्य ज्योतिष होता है, कि सबसे पहले आपको उसकी प्रॉब्लम सुननी है, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम और आपके एनालिसिस में कुछ ना कुछ मेल जरूर खाएगा। जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सुनी, आपने देखा ये एट्थ हाउस से पीड़ित है, आपका काम सबसे पहला होना चाहिए, आप उसके सिग्निफिकेशन में, उसकी लाइफ स्टाइल में आपको एट्थ हाउस को इन्वॉल्व करना है। उसको ज्योतिष पढ़ने बोल दो, और कोई चीज बोल दो जो एट्थ हाउस से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेल का बिजनेस कर रहा है, क्लोथिंग का बिजनेस है रिटेल में, उसकी कुंडली में जो सिग्निफिकेशन आ रहा है वो सेवंथ का आ रहा है, बट एट्थ का भी आ रहा है। सेवंथ के हिसाब से वो सही काम कर रहा है, रिटेल बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, बट एट्थ हाउस उसको पेन दे रहा है। आपको क्या बोलना है कि भाई आप रिटेल का सामान तो ले आओ, लेकिन उसको ना एज इट इज मत बेचो। आप एट्थ हाउस को इन्वॉल्व कर लो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ, उसको चेंज ले आओ, या तो उस कपड़े में से कुछ काट दो या उसमें कुछ ऐड कर दो। जब आपके पास वो सामान आया और जब आपके यहाँ से जा रहा है, अगर वो बिल्कुल चेंज्ड तरीके से है, बिल्कुल एक आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो वो बहुत अच्छा चलेगा, वो बिकेगा आपका सामान, क्योंकि सेवेंथ और एट्थ आपने दोनों का यूटिलाइजेशन कर दिया परफेक्टली। इस तरीके से आपको ध्यान देते हुए ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और वो आपने जब उसको कुछ ऐड करने के लिए बोला, तो वो कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी आ गया, तो ये भी है। एट्थ हाउस कोई भी टेक्निकल चीज होती है उसका भी एट्थ हाउस होता है। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कुंडली में, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस को बोलते हैं धर्म, धर्म का भाव। इसको भाग्य का भाव भी बोलते हैं, आपके पिता का भाव भी है सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि लाइफ में आप कितनी भी स्ट्रगल करो, कितनी भी मेहनत करो, अगर भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब एक बात देखो, भाग्य के सामने सीधा, मतलब भाग्य से सेवेंथ हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। थर्ड से सेवेंथ हाउस कौन सा है? भाग्य। जैसे जैसे पुरुषार्थ करोगे, जैसे जैसे आप एफर्ट्स करोगे, सेल्फ एफर्ट्स मैंने बोला था, थर्ड हाउस, आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। तो इसमें अगर मेलेफिक, अगर मान लो शनि बैठा है, शनि कर्म का कारक है और थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस खुद क्या है? सेल्फ एफर्ट। शनि बहुत मेहनत कराएगा, दबा के मेहनत कराएगा आपसे। अगर दशा आ गई, आपको तोड़ देगा, जी तोड़ मेहनत कराएगा। लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आपको भाग्य का सहारा मिलता जाएगा। बाकी भी चीजें देखेंगे, एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस, नाइन्थ का लॉर्ड कहाँ है, इसके साथ कोई कनेक्शन बन रहा है, एंड सो ऑन। बट एक बेसिक लेवल पे आप बोल सकते हो कि आप इस दशा में थर्ड हाउस
आपके लॉर्ड थर्ड में जो बैठा है उसकी दशा में आप बच नहीं सकते, आप कर्म से आपको सेल्फ एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे और बहुत ज्यादा लेवल पे डालने पड़ेंगे। आपके पिता का हाउस है आपकी हायर लर्निंग जो होती है, प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन फोर्थ है, वो जो हायर लर्निंग होती है। हायर लर्निंग क्या है, जैसे आपने कुछ आगे बहुत बड़ी मास्टर्स पीएचडी वगैरह करी, पीएचडी और रिसर्च बेसिकली एट्थ हाउस के डोमेन में आता है, कोई भी डीप पढ़ाई जो होती है। एंड नाइन्थ में क्या आता है, बेसिकली हायर लर्निंग के लिए नाइन्थ को हम कंसीडर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपके धर्म का भाव है, धर्म कर्म, कर्म का नहीं, धर्म का भाव है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके फादर का हाउस है। और ये कंसल्टेंसी दिखाता है। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए मैंने बोला फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छी एडवाइस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा और अच्छी कंसल्टेशन दे पाएगा। तो फिफ्थ और नाइन्थ अगर उसकी कुंडली में काम कर रहे हैं किसी भी दशा में, भले ही एट्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इतना ज्यादा, फिर भी वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। देन कम्स टेंथ हाउस, आज की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। नाइन्थ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का सबसे मजबूत जो त्रिकोण है वो है नाइन्थ, और सबसे मजबूत जो केंद्र है वो है टेंथ। टेंथ इज कर्म, आपका कर्म क्षेत्र। आप हम जीवन में आते हैं, हमें सस्टेनेंस भी चाहिए, हमें सब चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक लाइफ का एक पॉइंट पे आज की डेट में क्या है, कर्म। ये इंसान क्या कर्म करेगा, इसके कर्म का लेवल क्या होगा, किस किस दर्जे का कर्म होगा, ये किस तरीके से करियर बनाएगा अपना। बेसिकली टेंथ हाउस में एडमिनिस्ट्रेशन के करियर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल करियर हो गए, ये सब टेंथ हाउस से देखा जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स बेसिकली टेंथ हाउस के डोमेन में आता है। तो हम ये सब टेंथ हाउस से देखते हैं बेसिकली। अब देखो मैंने आपको बोला था उपज्या भाव होता है थर्ड हाउस। थर्ड क्या है, आपका करेज, आपका करेज, आपका पराक्रम। तो करेज और पराक्रम जैसे जैसे आप बड़े होगे वो आपके उपज्या भाव और अच्छे से काम करेंगे। सिक्स्थ हाउस मैंने बोला आपका सर्विस है, आपकी जॉब है। तो ये भी आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप सर्विस करोगे। आप सेवा ज्यादा कब दे पाओगे, जब आपका सामर्थ्य होगा, जब आप एज में बड़े होगे, आप जॉब करोगे, पैसा कमाओगे एंड सो ऑन। टेंथ हाउस आपका कर्म। कर्म इंसान कब करता है, आइडियली 20-22 साल की एज के बाद। वैसे तो हम जब से पैदा हुए हैं हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, बट कार्य क्षेत्र में बेसिकली जो करियर होता है वो कर्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये भी जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये आपका भाव मजबूत होता जाएगा। अगर किसी का टेंथ हाउस बहुत मजबूत है तो ये समझ लेना इसका कर्म कुछ उच्च दर्जे का होने वाला है। सूर्य को इस भाव में दिग्बली माना जाता है, दिशा का बल मिलता है। तो अगर सूर्य टेंथ में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो आपका ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। देन कम्स एट इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस बेसिकली आज कलयुग के समय में देखें तो सबको इलेवेंथ हाउस की जरूरत बहुत ज्यादा है। इलेवेंथ हाउस है आपकी डिजायर्स, आपका सोशल सर्कल, आपकी गेन्स। गेन्स जो बेसिकली होता है आपकी पैसा मतलब आना। सेकंड हाउस वेल्थ होता है, इलेवेंथ इज गेन्स। आपको गेन कहाँ से होंगे, आपको गेन कब होंगे, आपको किस चीज के द्वारा गेन होंगे, आपकी डिजायर्स का फुलफिलमेंट कैसे होगा, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा। तो इलेवेंथ हाउस के डोमेन में ये सब चीजें आती हैं। डिजायर फुलफिलमेंट, पराशर जी ने त्रिशा आया को एक नेगेटिव भाव बोला है, मतलब थर्ड सिक्स्थ एंड इलेवेंथ को थोड़ा नेगेटिव बोला है, क्योंकि डिजायर्स जो है वो इंसान को बांधती हैं। इलेवेंथ हाउस किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है ना, तो उसकी लाइफ में डिजायर्स खत्म होंगी ही नहीं कभी। उस अच्छी बात यह है कि सारी डिजायर फुलफिल होती जाएंगी, खराब बात यह है कि वो डिजायर को कभी इंजॉय नहीं कर पाएगा। आपकी एक डिजायर हुई, मान लो आपको 2 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, जैसे ही आपके पास 1.25 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, आप वो गाड़ी लेके आए, उसके अगले दिन आपकी 5 करोड़ गाड़ी की डिजायर बढ़ जाएगी, मतलब नई डिजायर आ जाएगी। वो उस गाड़ी को मैक्सिमम 2 से 3 महीने एंजॉय करेगा, उसके बाद अनदर डिजायर, अनदर डिजायर, अनदर डिजायर। तो डिजायर पे डिजायर आती जाएगी, ये इंसान को संतोष नहीं आएगा मन में। ये भागता रहेगा हमेशा जिंदगी में, कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट भी है, ये खराब प्लेसमेंट भी है, मतलब ये खराब भी हाउस भी है, अच्छा हाउस भी है। हाँ, रामायण में ये कहा जाता है कि जब इंद्रजीत का बर्थ होने वाला था तो रावण ने सारे ग्रहों को बेसिकली कमांड किया था कि आप सबको इलेवेंथ हाउस में रहना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इलेवेंथ हाउस की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इलेवेंथ हाउस के जस्ट नेक्स्ट हाउस क्या है, ट्वेल्थ हाउस, जो 1 से 11 तक जितने भी भाव हैं आपको ये कुछ ना कुछ देने आए हैं। एक ट्वेल्थ हाउस ऐसा हाउस है जो आपसे लेने आया है। ट्वेल्थ हाउस को लोग बोलते हैं लॉस का हाउस है, व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। बट इसको चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मुक्ति बोलते हैं, मुक्ति का भी भाव है ये। बट क्या मुक्ति हमेशा मरने के बाद आती है, ऐसा तो नहीं है ना। मुक्ति तो आपके जीते जी भी आ सकती है।
आप किसी चीज को आपने लेट गो की फीलिंग रखी अपने अंदर की, आप मुक्त हो गए, अच्छा ये हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरीके से आपको सोचना है। वो ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस बेसिकली एक्सपेंसेस का हाउस है, नो डाउट। ट्वेल्थ हाउस से आइसोलेशन का भी हाउस है। हॉस्पिटल्स देखे जाते हैं, जेल देखा जाता है ट्वेल्थ हाउस से, कोई भी आइसोलेशन, मेडिटेशन देखा जाता है ट्वेल्थ हाउस से। मेडिटेशन इज ट्वेल्थ हाउस। अब कोई इंसान कहता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा ना फोकस नहीं लग पाता, बट फोकस का जो हाउस है दैट इज सेवेंथ हाउस। तो हम ये नहीं कहेंगे किसी का ट्वेल्थ बहुत मजबूत है तो ये अच्छे लेवल का मेडिटेटर है। हाँ, वो बैठ बहुत 2 घंटे सकता है, लेकिन उसने मेडिटेशन का कौन सा स्टेट अचीव किया वो आपको सेवेंथ हाउस बताएगा। तो ट्वेल्थ हाउस बेसिकली आज की डेट में ट्वेल्थ हाउस एक वरदान के रूप में काम आता है, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब ट्वेल्थ हाउस को बोलते थे देश निकाला। जैसे ये गलत बात थी, मतलब तब के कंटेक्स्ट में हम पढ़े तो देश निकाला एक नेगेटिव चीज थी। बट आज के कंटेक्स्ट में देखें अगर, तो ट्वेल्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको फॉरेन में सेटल होना है कहीं ना कहीं। तो ट्वेल्थ हाउस का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा आप फॉरेन में सेटल नहीं हो सकते। तो ट्वेल्थ हाउस का एक अपना प्रोमिनेंस है। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट हाउस है कुंडली का वो ट्वेल्थ हाउस ही है, क्योंकि ये आपको जीते जी मोक्ष का अनुभव करा सकता है। भगवान से मिलन के लिए और जो संन्यास का योग है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी चीज है वो ट्वेल्थ हाउस है। तो इस तरीके से हमने 12 के 12 हाउसेस कवर किए। अब हम सारी चीजें तो नहीं कवर कर सकते लाइफ की, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब किसी का क्या क्वेश्चन होगा, किसी का क्या क्वेश्चन होगा, हम बट एक लिमिटेड पार्ट कवर कर सकते हैं कि मोटा मोटा ये 12 हाउसेस में कौन से हाउस में क्या कवर होता है जो हमने किया। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस हमने बोला गुड हेल्थ है, हमारी ओवरऑल वेलबींग कैसी है। सेकंड हाउस धन का भाव। थर्ड हाउस पराक्रम का भाव। फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर का पीस। फिफ्थ हाउस बेसिकली आपका इंटेलिजेंस, आपका लव, आपकी अच्छा फिफ्थ हाउस में और क्या आता है, जैसे एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट बहुत होता है इसमें, क्रिएटिव स्किल्स है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, ये सब फिफ्थ हाउस के डोमेन में आती हैं। सिक्स्थ हाउस में एक सिक्स्थ हाउस से प्रोमिनेंट बंदा जो होगा, अगर पॉजिटिवली सिक्स्थ हाउस जिसका चल रहा है तो वो आप उसको देखोगे वो एकदम डिसिप्लिन बंदा होगा। सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है। उसको 9 to 5 की जॉब, 9 to 9 की जॉब बहुत पसंद आएगी। यहीं इसके ऑपोजिट अगर फिफ्थ हाउस में बैठा प्लेनेट, किसी का फिफ्थ हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो इंसान कभी किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकता। उसको आप बोल दो 9 to 5 जाना है, उसके लिए ये जेल जैसा होगा। तो आप फिफ्थ हाउस में ये चीज है, मतलब फिफ्थ हाउस डिसिप्लिन को नेगेट करता है, ये डिसिप्लिन का हाउस है, ये डिसिप्लिन का नेगेशन है। इसको बोल दो ये 3 दिन में तुझे काम करना है, अपने हिसाब से करना है। इसको लाइफ में वो वरदान की तरह काम करेगा, ये कहेगा मैं किसी में बंध के मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। तो फिफ्थ हाउस लेजीनेस भी दे देता है समटाइम्स। तो इस तरीके से सिक्स्थ हाउस सेवा का भाव है, रोग ऋण रिपू का भाव है। और सेवेंथ हाउस हमने बताया आपकी वाइफ है, आपके पार्टनर हैं, आपका रिटेल इंडिपेंडेंट बिजनेस है। एट्थ हाउस हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल, सफरिंग, पेन, कुछ भी डीप, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट साइंस, ये सब का भाव है। नाइन्थ हाउस कंसल्टेंसी, और आपके फादर, आपकी विद्या, बेसिक हायर लर्निंग, इन सब का भाव है। रिलीज मतलब धर्म का भाव है। टेंथ हाउस कर्म का भाव है। इलेवेंथ हाउस डिजायर फुलफिलमेंट है, आपका सोशल सर्कल है, ये सब चीजें। और ट्वेल्थ हाउस बेसिकली मोक्ष है, आपके एक्सपेंडिचर हैं और ये सब, मतलब 1 से 11 भाव कुछ देने आए थे, ट्वेल्थ खर्चा कराने आया। तो ये सब हमने 12 के 12 हाउसेस कवर किए। हमने ये कवर किया कि लक्ष्मी त्रिकोण कौन से हैं। वैसे 1 5 9 बोला जाता है, कुछ क्लासिक्स 5 और 9 भी बोलते हैं, इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट नाइन्थ है। और 1 4 7 10 केंद्र है। केंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र टेंथ हाउस होता है। तो इस तरीके से हमने 12 के 12 भाव आपकी कुंडली में कवर किए। अब गोइंग फॉरवर्ड हम प्लैनेट्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कौन सा प्लैनेट किस हाउस में आया एंड सो ऑन, इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ज्योतिष में दशा होती है, कोई भी आपकी दशा सबसे ज्यादा ये बताएगी कि इसको पूरी दशा में एक ब्रॉड लाइन, एक रोड मैप क्या है, इसको क्या मिलने वाला है। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जितना मैं पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा आपको, टाइम के अनुसार जितना टाइम मिलेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आपने 12 हाउसेस कवर किया, आप इसको अच्छे से पढ़िए। आप और भी चीज़ें आप ये लिखते जाना एक नोटबुक में। आप आपके दिमाग में और कुछ आता है, फॉर एग्जांपल कि लाइफ के डोमेन में ये पार्ट किस हाउस से कवर होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, बस आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। दैट्स इट। सो वंस अगेन जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।